बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश पास्ट पेपर एमसीक्यूज आज डिस्कस करते हैं और हमारे पास पहला सवाल है, अलीना ऑलवेज हेल्प्स हर पुअर फ्रेंड्स। टाइप ऑफ एडवर्ब इज ऑलवेज, हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। और एडवर्ब के हवाले से अगर देखा जाए सो एडवर्ब बेसिकली डिस्क्राइब द थ्री थिंग्स। एक एडवर्ब रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वो तीन चीज़ों को बयान करता है जी। नंबर फर्स्ट वन, एक एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, बट हाउ। फॉर एग्जाम्पल, अली ड्राइव्स कार विद ग्रेट स्पीड। विद ग्रेट स्पीड, अब अली कार चलाता है बट विद ग्रेट स्पीड। ये विद ग्रेट स्पीड है, ये ड्राइव के मानी में इजाफा कर रहा है। सो बेसिकली एडवर्ब एड्स इन द मीनिंग ऑफ द वर्ब, ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, वो भी एडवर्ब है। एक एडवर्ब एडजेक्टिव्स को भी बयान करता है। एडवर्ब बेसिकली तीन चीज़ों को बयान करता है, जिसमें सबसे पहला वर्ब, सेकंड पे एडजेक्टिव। बट हाउ, एडजेक्टिव की एग्जांपल देखते हैं। दिस इज ब्यूटीफुल सीन। दिस इज ब्यूटीफुल सीन। अब मैं अगर ये लिखता हूं दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सीन, ये तो बहुत ही हसीन नज़ारा है, मंजर है। सो ये जो वेरी है ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? ये ब्यूटीफुल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। सो वेरी इज आल्सो एन एडवर्ब। वेरी भी क्या है? एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब एडजेक्टिव को भी बयान करता है। और नंबर थर्ड वन, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी बयान करता है। थर्ड, एन एडवर्ब can describe another adverb as well. For example, he speaks slowly. वो बोलता तो है, आहिस्ता से बोलता है। और we may say that he speaks in a very slow voice. तो जब मैं ये लिखता हूँ कि slowly, ये बेसिकली स्पीक के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। बट जब मैं ये बोलता हूँ कि he speaks quite slowly, he speaks very slowly, सो ये मैं quite लिख देता हूँ और मैं very लिख देता हूँ। सो ये दोनों quite और very ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? ये slowly के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। तो एक जो एडवर्ब होता है बेसिकली तीन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। द फर्स्ट वन इज द वर्ब, द सेकेंड वन इज एडजेक्टिव एंड द थर्ड वन इज एडवर्ब। तो एक एडवर्ब जिसको उर्दू में मुताल्लिक फेल भी कहते हैं, ये बेसिकली तीन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। द फर्स्ट वन इज वर्ब, सेकेंड वन इज एडजेक्टिव, थर्ड वन इज एडवर्ब। सो एक एडवर्ब बेसिकली तीन चीज़ों को बयान करता है। एंड अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जिस वर्ब लफ्ज़ के आखिर में एल आ जाता है तो मोस्टली वो एडवर्ब होता है। ठीक है, जुगाड़ के तौर पर वो याद करते हैं, बट द एक्चुअल थीमेटिक एरिया इज दैट कि वो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा है अली ड्राइव्स कार, में फास्टली लिख देता हूँ। ठीक है, फास्टली भी एडवर्ब है, चलो एल वाई वाला रूल है। बट विद ग्रेट स्पीड यहाँ पे कोई एल वाई इस्तेमाल नहीं हुआ। सो याद रखिएगा कि हर वो वर्ड, चाहे वो फ्रेज हो, जो कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा, वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब बेसिकली तीन चीज़ों को बयान करता है, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स। एडवर्ब के डिफरेंट टाइप्स के हवाले से देखते हैं। सबसे पहले जो एडवर्ब के हवाले से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है जी? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम के हवाले से, ही केम हेयर at midnight, so at 2 p.m. so at 2 p.m. बेसिकली ये फ्रेज है, वो यहाँ आया मगर कितने बजे आया? at 2 p.m. so at 2 p.m. बेसिकली ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। he came here 2 hours ago, वो 2 घंटे पहले यहाँ, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस के हवाले से बात करें, he lives, वो रहता है, कहाँ रहता है? near the canal, वो कैनाल के साथ में रहता है। सो नियर द कैनाल, ये बेसिकली लिव्स के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज एडवर्ब ऑफ, इसको प्लेस का नाम दे देंगे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ
प्लेस। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, जैसा ऑलवेज था, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मोस्टली फॉर हाउ मच टाइम, कितनी दफ़ा ये हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन दिस मैच ट्वाइस, आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस, मैंने ये मूवी 2 दफ़ा देखी है। तो ट्वाइस किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ये सीन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर और ये सारे के सारे जो कहलाते हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको वैसे पता होता है फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल 1/t, 1 सेकंड में, पर सेकंड में जो कुछ काम होता है फ्रीक्वेंसी है। सो फ्रीक्वेंसी मीन फॉर हाउ मैनी टाइम्स, कितनी दफ़ा। सो ऑलवेज, समटाइम्स, मैनी टाइम्स, ये क्या कहलाते हैं, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और इसको गलती से स्टूडेंट्स एडवर्ब जो है वो मैनर में ले देते हैं, जबकि एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं अंदाज को। ही राइट्स नीटली, ही राइट्स वो लिखता है, ही राइट्स क्लियरली। सो जो क्लियरली है ये राइटिंग के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ये भी क्या है, एक एडवर्ब है। बट दैट एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में आएगा रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ मैनर। सो ही स्पीक्स स्लोली, ही स्पीक्स फास्टली, ही राइट्स नीटली, तो ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में आते हैं। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, ही इज एज फास्ट एज लायन, वो तो ऐसे ही तेज है कि जैसा शेर की तरह वो तेज है। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है वो बेसिकली सिमिली इस्तेमाल हुआ है, जिसको उर्दू में हम तशबीह कहते हैं। तशबीह, सिमिली में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो एज या लाइक इस्तेमाल होते हैं। इनको हम टर्म इस्तेमाल करते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ पावरफुल लाइक अ टाइगर, ही इज़ ब्यूटीफुल लाइक मून। तो ये जिसमें लाइक और एज आ जाता है, ही इज़ पावरफुल लाइक अ टाइगर, लाइक अ टाइगर। सो जिसमें लाइक और एज इस्तेमाल हो जाए, दो चीज़ों के माबैन हम सिमिलरिटीज़ देख रहे होते हैं, और उस बयान पर जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह यकीन मानद बनाया जाता है तो उसको इंग्लिश में हम नाम देते हैं, सिमिली नाम देते हैं। दीज आर टर्म्ड एज, ये फिगर्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में है। और जब एक चीज़ को बिल्कुल हूबहू दूसरी चीज़ बना दिया जाए उसको इस्तेमाल करते हैं, मेटाफॉर इस्तेमाल करते हैं। सो मेटाफॉर, बिल्कुल एक चीज़ को हूबहू दूसरी चीज़ बना देना। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज टाइगर, माई ब्रदर इज टाइगर। सो एक चीज को, ब्रदर को क्या है, टाइगर बना दिया गया है। सो दैट इज कॉल्ड एज मेटाफोर, और इस मेटाफोर को उर्दू में हम बोलते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, इस्तारा बोलते हैं। मेटाफोर को उर्दू में हम कहते हैं इस्तारा कहते हैं। जब हूबहू एक चीज को दूसरी चीज बना दिया जाए, लाइक और एज इस्तेमाल ना हो, तो फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं मेटाफोर, और ये फिगर्स ऑफ स्पीच में है। सो सिमिली में दो चीज़ों के दरमियान सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर लाइक और एज इस्तेमाल किया जाता है वर्ड मोस्टली, लेकिन मेटाफोर में क्या है, बिल्कुल एक चीज़ को हूबहू दूसरी चीज़ बनाया जाता है। ये फिगर ऑफ स्पीच की कैटेगरी में है। सेम इज़ द केस, पर्सोनिफिकेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, पर्सोनिफिकेशन के बारे में मुख्तलिफ सवालात आते हैं कमीशन के इम्तिहानात में। पर्सोनिफिकेशन, जब एक नॉन पर्सन चीज़ को पर्सोनिफाई किया जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, कि नॉन पर्सन चीज़ को पर्सोनिफाई किया जाता है, पर्सोनिफाई किया जाता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं पर्सोनिफिकेशन नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, नॉक्स एट द डोर। अब दरवाजे के ऊपर दस्तक तो जाहिर सी बात है कोई इंसान ही दे सकता है। सो अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाई किया गया है। सो अपॉर्चुनिटी हैज बीन पर्सोनिफाइड। सो इसी तरह से कूल ब्रीज वॉज कॉमिंग, जब भी एम बी आता है, इंग्लिश रूल है, वहां पे साइलेंट होता है, भी वॉज कॉमिंग द ग्रीन लीव्स, द ग्रीन ग्रास। जो ठंडी हवा है
वो हरी भरे जो घास है उसको कंघियां कर रही थी। अब ग्रीन जो कूल ब्रीज है ये तो कंघियां नहीं कर सकती, लेकिन उसको बेसिकली क्या किया गया है, पार्सोनिफाई किया गया है। सो पार्सोनिफिकेशन इज आल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच की जो कैटेगरी है उसमें आता है जिसमें किसी नॉन पर्सन चीज को पार्सोनिफाई किया जाता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पार्सोनिफिकेशन। और सेम इज द केस एलिट्रेशन जो है वो भी एक फिगर ऑफ स्पीच के कैटेगरी में है। एलिट्रेशन इज आल्सो a figure of speech. Alliteration. Alliteration means the repetition of similar sounds or the similar words. कि एक ही words को और उसकी आवाज़ों को repeat करना, that is called as alliteration हम इस्तेमाल करते हैं। For example, यहाँ इस्तेमाल करते हैं red lorry, yellow lorry. So that is called as alliteration. Seashells at seashore. So here is which type of figure of speech has been used? Alliteration has been used. So she sells seashells at seashore. Repetition of similar words or the similar जो sound है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हम एलिट्रेशन इस्तेमाल करते हैं। सो फिगर ऑफ स्पीच की कैटेगरी में सिमिली, लाइक मेटाफोर, लाइक एलिट्रेशन, लाइक पार्सोनिफिकेशन एंड लाइक आयरनी जिसको तंत्र बोलते हैं, एंड अपोस्ट्रोफी एज वेल। सो बेसिकली ये लिटरेरी डिवाइसेस भी कहलाते हैं। सो अगर ये देखा जाए कि फिगर ऑफ स्पीच में से मोस्टली कमीशन के इम्तिहानात में जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली सिमिली से बनते हैं और उसके बाद मेटाफोर से बनते हैं और फिर पार्सोनिफिकेशन से। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमीशन के इम्तिहानात में जो फिगर ऑफ स्पीच के हवाले से सवाल बनते हैं वो इन्हीं तीन से बनते हैं, सिमिली, मेटाफोर और पार्सोनिफिकेशन से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज either the students or the teacher lunch at noon 8 आएगा या 8 आता है। either or ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं या neither nor। either or का मतलब है choice between two, दो में से कोई एक। neither nor का मतलब होता है none of the choices, दो में से कोई भी नहीं है। अब जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से either or या neither nor के हवाले से क्वेश्चन बनते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान कंसेप्ट ये है कि जब भी दो सब्जेक्ट्स ईदर आर या नीदर नार से जुड़े हों, अगर वो दोनों सिंगुलर हों तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल, ईदर द टीचर आर द स्टूडेंट खाली जगह कमिंग। सो कीप इन माइंड दिस रूल दैट कि अगर ईदर आर या नीदर नार दोनों का रूल सेम ही है सब्जेक्ट और आर्गुमेंट के हवाले से, अगर दोनों दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ अटैच हैं तो फिर वर्ब भी हमारा सिंगुलर इस्तेमाल होगा। सो ईदर द टीचर आर द स्टूडेंट्स कमिंग, इज आएगा या आर आएगा। सो दोनों सिंगुलर हैं, इज इस्तेमाल करेंगे। सेम रूल स्टेट्स फॉर द नीदर नॉर के लिए भी यही रूल इस्तेमाल होगा। सो नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट इज कमिंग आएगा। सो दोनों अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं तो हम वर्ब भी क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो फिर क्या रूल हमारे पास है, वो रूल ये है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कि वर्ब अपने करीब तरीन सब्जेक्ट फाइल के मुताबिक चेंज होगा। हमारे पास है ईदर द स्टूडेंट्स आर द टीचर लंच एट नून। अब मेरे पास स्टूडेंट्स जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, टीचर जो है ये क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट है। रूल ये कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि जब भी आपने वर्ब इस्तेमाल करना है ईदर आर और नीदर नार के हवाले से, तो जो वर्ब इस्तेमाल होगा अपने करीब तरीन क्लोजेस्ट वर्ब के मुताबिक इस्तेमाल होगा। अब वर्ब जो है हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पे, वर्ब से पहले जो हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है फाइल वो सिंगुलर है, इसीलिए मैंने जो वर्ब इस्तेमाल करना है वो सिंगुलर ही इस्तेमाल करना है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। सो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, टीचर के लिए ईट्स ही आएगा। और यही रूल नीदर वाला भी साथ में ही आएगा।
अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई कराने की कोशिश करता हूँ, यही सेम सेंटेंस, ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर्स कॉलेज का लंच एट नून, ईट और ईट। अब देखें यहां पे ये स्टूडेंट क्या है, ये सिंगुलर है, जबकि टीचर्स क्या है, प्लूरल है। सो रूल क्या कहता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्लूरल और ये हमारे पास सिंगुलर है। रूल ये है कि जब भी ईदर आर या नीदर नार से दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स अटैच होते हैं तो वर्ब जो है अपने करीब तरीन फाइल के मुताबिक इस्तेमाल होगा। आसान तरीन करके जो मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से जो ईदर आर और नीदर नार का होता है। अब हमारे पास देखो, ईदर द स्टूडेंट्स आर द टीचर्स। अब टीचर्स क्या है, इसके साथ में वर्ब इस्तेमाल करना है, तो टीचर्स क्या है, प्लूरल है। तो अब मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं ईट्स नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा ईट। अब पहले सेंटेंस में चूंकि जो वर्ब के साथ सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, टीचर, इसीलिए मैंने वर्ब भी क्या इस्तेमाल किया है, सिंगुलर। लेकिन यहां पे क्या है कि वर्ब के साथ जो मेरे पास सब्जेक्ट है या नाउन है वो प्लूरल है, तो इसी वजह से मैंने यहां पे ईट ही लगाया है और मैं ईट्स नहीं लगा सकता। और सेम जो है रूल वो नीदर नार के लिए भी अप्लाई होता है। सो ये डिफरेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से डिफरेंट रूल्स हैं। और इसी तरह से अगर ये आ जाए कि डिफरेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से रूल आ जाए कि एज वेल एज का रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होता है कि जब भी दो सब्जेक्ट्स, ये मैं सब्जेक्ट्स लिख रहा हूं, ये मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूं, या मैं नाउन में इनको लिख सकता हूं, और ये अटैच हैं एज वेल एज से, एज वेल एज से अटैच है कंजंक्शन से। तो याद रखिएगा जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो पहले फाइल के मुताबिक इस्तेमाल होगा। वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है हमारे पास अली एज वेल एज आई कमिंग, और हमारे पास ऑप्शन है इज, एम या आर। तो रूल क्या कहता है कि जब भी दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज के साथ अटैच होते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो जो वर्ब इस्तेमाल होगा जैसे मैंने बताया है वो पहले फाइल के मुताबिक इस्तेमाल होगा। अली एज वेल एज आई, अली सिंगुलर है, मैं इज लगाऊंगा, सो इज अ राइट वन। ज़ाहिरी तौर पे मुझे ये लगता है कि फिक्रा ये गलत है, चूंकि आई है उसके साथ तो एम इस्तेमाल होगा, बट वी हैव टू फॉलो द रूल्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल ये कहता है कि अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज वेल एज के साथ अटैच होंगे तो हमने जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा वो पहले फाइल के मुताबिक या फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक, जैसा आप आसान तरीन करके समझो तो पहले फाइल के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। सो अली एज वेल एज आई इज कमिंग आएगा, वो राइट ऑप्शन है क्योंकि अली के साथ इज ही इस्तेमाल होता है। सो दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे अहम रूल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच एवरीवन, एवरीवन जो है ये बेसिकली प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन की कैटेगरी में, दैट इज हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एवरीवन, ईच वन। और फिर नेक्स्ट कैटेगरी में हम जब प्रोनाउन के हवाले से बात करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हैं, टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन। मोस्टली यहां मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि दिस इज अ पेंसिल, और दूसरा मैं सेंटेंस लिखता हूं दिस पेंसिल इज रेड, दिस पेंसिल इज रेड। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स यहां पे जो दिस है ये बेसिकली प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, और ये दिस दैट दीज दोज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड की कैटेगरी में आते हैं, और यहां पे ये दिस दैट दीज दोज है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट इज कॉल्ड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। जबकि यहां पर जो दिस पेंसिल है ये जो दिस है इट्स नॉट अ प्रोनाउन, कीप इन माइंड, दिस इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स।
और एडजेक्टिव भी कौन सी, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, याद रखिएगा, दैट इज demonstrative adjective, respected students. Same is the case, my school, my team, my school, my college, my team, your team, our team. तो इसमें my जो है, इसमें my जो है our team है respected students, our college है जी। ये प्रोनाउन यहां इस्तेमाल नहीं हुए, ये यहां पर याद रखिएगा possessive एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। दीज आर नॉट द प्रोनाउन, ये प्रोनाउन नहीं है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, क्योंकि साथ में उनके नाउन अटैच है। सो सेम इज द केस, यहाँ पे जो दिस इस्तेमाल हुआ है ये बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इट्स नॉट अ प्रोनाउन, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं कि इंग्लिश के हवाले से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगेंस्ट बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ स्पीच, अगेंस्ट जो है ये एक प्रपोजिशन है। सो प्रपोजिशन जो है डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद रेफरेंस टू सम अदर नाउन और द प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जांपल पेंसिल जो है, द पेंसिल इज ऑन माई हैंड, ये पोजीशन को जाहिर करता है। द पेंसिल इज इन माई हैंड, द पेंसिल इज बिलो माई हैंड, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड द टीवी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इन फ्रंट, बिहाइंड, इन, ऑन, एट, ये सारे प्रपोजिशंस की कैटेगरी में आते हैं। और याद रखिएगा कि इन हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पहले से ही कोई चीज़ मौजूद होती है, और जबकि हम इनटू इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स जब कोई चीज़ डायनामिकली यानी बाहर से अंदर मूव करती हुई आ रही है, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इनटू इस्तेमाल करते हैं। देयर आर आल्सो डिफरेंट रूल्स, करेक्ट यूज़ ऑफ द प्रपोजिशंस, उनके भी रूल्स होते हैं। Which verb form ends in the ing and acts as a noun, वो क्या है, वो gerund के तौर पे इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विम है वर्ब है, उसके साथ मैंने ing लगा दिया है, सो ये बन जाएगा स्विमिंग, स्विमिंग इज माई हॉबी। ये हमारे पास gerund है, और gerund जो है ये एज एडजेक्टिव के तौर पे जब काम करेगा उसको हम इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, वो एग्जांपल मैं देता हूँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। हमने एक जो है प्रोवर्ब है कि ड्राउनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ, ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। भाई जब इंसान डूब रहा होता है तो उसको एक तिनका भी नज़र आता है, तो वो ये सोचता है कि हाय काश मैं इस तिनके को पकड़ूं, मे भी हो सकता है मैं बच जाऊं। अब ये ड्राउन से क्या है, ड्राउनिंग है। अब ड्राउन क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जानदार का डूबना होता है वैसे वर्ब के हवाले से। सो ड्राउन जो है, ड्राउनिंग मैन, मैन क्या है, दैट्स अ नाउन। अब ड्राउन से क्या है, ड्राउनिंग मैन, ये यहाँ पे जेरेंट नहीं है, ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। द ड्राउनिंग मैन, द वीपिंग बॉय, द स्माइलिंग गर्ल, द स्लीपिंग बेबी, कौन सा बेबी जो स्लीपिंग कर रहा है, कौन सा, द ड्राइविंग मैन, कौन सा मैन, द ड्राउनिंग मैन। सो मैन क्या है, नाउन है, उसके साथ जो बयान के लिए वर्ड है वो कौन सा है, बेसिकली वर्ब के साथ ing का इस्तेमाल हुआ है, दैट इज नॉट अ जेरेंट बट इट विल बी एक्ट एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, एंड सेम इज द केस पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, बट द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल द ब्रोकन मिरर, जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे रूल बता रहा हूँ बेटा आपको, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेक्निकली जो है इसको पास्ट पार्टिसिपल कहना ठीक है, और हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की चौथी फॉर्म, लेकिन टेक्निकल फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल द इंजर्ड पर्सन्स वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल, द इंजर्ड पर्सन्स were brought to hospital, were brought to hospital। अब कौन से पर्सन भाई, इंजर्ड पर्सन्स। सो इंजर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन है क्या ये पास्ट पार्टिसिपल है। द ब्रोकन चेयर वॉज रिपेयर्ड, द ब्रोकन चेयर वॉज रिपेयर्ड, द ब्रोकन चेयर वॉज repaired respected student।
अब कौन सी चेयर भाई? ब्रोकन चेयर। सो ब्रेक से ब्रोक, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है। सो ये पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव काम करता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एज एडजेक्टिव काम करता है। सो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, लाइक द ड्रॉनिंग मैन, द स्माइलिंग बेबी, द स्लीपिंग बॉय। और सेम इज द केस जो पास्ट पार्टिसिपल है वो भी बतौर एडजेक्टिव काम करेगा। द टायर्ड मैन वॉज रेस्टिंग अंडर द ट्री। कौन सा मैन भाई? टायर्ड मैन। कौन से पर्सन भाई? इंजर्ड पर्सन। कौन से चेयर भाई? ब्रोकन चेयर। सो ये पास्ट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव भी काम करता है। अगले सवाल को देखते हैं विद डिटेल्स एंड विद कंसेप्ट्स। क्या हमारे पास बम्बास्टिक इज विच पार्ट ऑफ स्पीच? ये बेसिकली एडजेक्टिव है हमारे पास। और एडजेक्टिव जो है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। इन केस ऑफ एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और इसी तरह से न्यूमरल एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हमारे पास है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी है। एग्जाम्पल हमारे पास है भाई ब्यूटीफुल पेन। ब्यूटीफुल पेन, तो पेन तो मेरे पास नाउन है, बयान कर रहा है। ये ब्यूटीफुल बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव है। अगर मैंने ये लगा दिया कि भाई मैनी पेन्स, आई बॉट मैनी पेन्स, सो मैनी बेसिकली क्या है? यहाँ पे ये क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा है, मिकदार को इंडिकेट कर रहा है। सो हम इस्तेमाल करेंगे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, या इसको हम क्वालिटेटिव बोलेंगे। ब्यूटीफुल, कलरफुल, ये हमारे पास क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। और जब न्यूमरल एडजेक्टिव की बात की जाएगी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, जिसमें एग्जैक्ट नंबर्स की बात की जाएगी, आई बॉट 2 पेंसिल्स, आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास पेन्स हैं कितने? 2 पेन्स हैं भाई। पेन तो नाउन है, तो 2 क्या है? बेसिकली ये न्यूमरल है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। सो ये एडजेक्टिव की डिफरेंट टाइप्स भी हैं अगर इनको कंसेप्ट के हवाले से देखा जाए। अगला सवाल है कि आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल। तो बेसिकली ये क्या है? अंडर, दैट इज प्रपोजिशन है। ये एक प्रपोजिशन के हवाले से ये सवाल था। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज चेंज द वॉइस, लाइट द लैम्प, लैम्प जला दो जी। ये बेसिकली इंपैरेटिव सेंटेंस है। और कौन सा इंपैरेटिव? पॉजिटिव इंपैरेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंस की 2 टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव इंपैरेटिव, एक नेगेटिव इंपैरेटिव। जो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें सबसे पहले हमने लेट लगाना होता है। सो सबसे पहले हमने लेट लगाना होता है, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। लैम्प को मैं पहले लेके आऊंगा, लेट द लैम्प, उसके बाद हमने बी का इजाफा करना है इंपैरेटिव सेंटेंस में, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा ये पैसिव बनता है। ये तो हमारे पास पॉजिटिव इंपैरेटिव रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव इंपैरेटिव। ये हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंस है भाई, लेकिन पॉजिटिव इंपैरेटिव है। नेगेटिव इंपैरेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जांपल, डू नॉट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, और डू नॉट ओपन द डोर। सो सबसे पहले आप लगाओगे लेट, जैसे मैंने कहा है इसका पैसिव बनाने के लिए। सो सबसे पहले आपने लेट लगाना है। दूसरा काम क्या करना है? ऑब्जेक्ट को बनाना है। सब्जेक्ट में द डोर को पहले लेके आऊंगा, लेट द डोर, और मैंने बी का इजाफा करना है, लेट द डोर। अब यहां पे चूंकि पॉजिटिव इंपैरेटिव में तो हम यही करते थे, नेगेटिव इंपैरेटिव में हमने क्या करना है? लेट द डोर, बी से पहले आपने नॉट लगा देना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंपैरेटिव है। लेट द डोर नॉट बी ओपेंड। सो ये जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं और उनमें पॉजिटिव इंपैरेटिव का रूल मैंने ये बता दिया आपको, अपने ऐसे चेंज करना है। नेगेटिव इंपैरेटिव का रूल भी मैंने आपको बता दिया है। अगला सेंटेंस है हमारे पास इंग्लिश के हवाले से, दैट इज के चेंज द वॉइस, आई वांट टू बाई अ कार। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आ जाते हैं जहाँ 2 ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। वहाँ पे आपने फिर वॉइसेस को किस तरह से चेंज करना होता है। अब आपने करना क्या है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, यहाँ पे क्या है? आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट अ कार टू बी बॉट बाई मी। मेरे पास एक तरीकाकार ये है। दूसरा मेरे पास तरीकाकार होता है, फॉर एग्जाम्पल, ही टीच्स मी इंग्लिश। अब कमीशन के इम्तिहान में बात ये भी सवाल आ जाते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, याद रखिएगा। अब टीच का ताल्लुक किसके साथ है भाई? इंग्लिश के साथ है। कोई सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, बायो है, मेडिकल साइंस है, लॉ है, कोई भी चीज़ है, तो टीच का ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ है।
अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान मैं क्लियर कट आपको कंसेप्चुअल एक बता ट्रिक बता रहा हूँ। याद रखिएगा कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट होगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। अब इंग्लिश क्या है, नॉन लिविंग है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। जो लिविंग होगा ही टीच मी, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा ये क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास। सो आपने करना क्या होता है, दोनों तरीकों से कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये है स्टूडेंट्स को हम बताते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यानी जानदार ऑब्जेक्ट को पहले लेके आया करो। सो आई मी है इसका ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस आई के साथ एम, आई एम टॉट बाय हिम, इंग्लिश एंड पे लगाओ भी ठीक है, यहां भी लगा सकते हो, आई एम टॉट इंग्लिश को यहां भी इस्तेमाल कर सकते हो, एंड पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये तरीका भी ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके आना चाहते हो वो तरीका भी आपको पता होना चाहिए। सो मैं आपको वर्बली बता देता हूं, आपने करना क्या होता है, इंग्लिश को पहले लेके आओ। सो इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय हिम। सो आपको ये रूल मतलब अपनाना पड़ेगा, तो टू मी लगाना पड़ेगा, फिर बाय लगाना पड़ेगा। सो ये बेसिकली क्या है हमारे पास तरीकाकार है। और बाय का भी आपको पता होना चाहिए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बाय एक प्रपोजिशन है, ये हर्फ आखिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, स्मोकिंग एडिक्ट्स हिम, स्मोकिंग एडिक्ट्स हिम। तो मैंने इसका पैसिव वॉइस बनाना है, मैं हिम की बजाय क्या लगा दूंगा, ऑब्जेक्टिव कैसा, सब्जेक्टिव ही लगा देता हूं, ठीक है भाई, ही प्रेजेंट डेफिनेट है, हेल्पिंग इज एम आर लगा दिया, ही इज। अब स्मोकिंग एडिक्ट्स हिम, ही इज, और हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही इज एडिक्टेड, और स्टूडेंट्स को पता होता है कि भाई पैसिव वॉइस में बाय ही लगाना है। मैंने अगर बाय लगा दिया, ही इज एडिक्टेड बाय स्मोकिंग, मेरा फिक्रा गलत है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। क्यों, आप तो कहते हो कि पैसिव वॉइस में तो बाय इस्तेमाल होता है, भाई एडिक्ट के साथ प्रपोजिशन टू इस्तेमाल होती है। सो द राइट जो वर्ड हमारे पास होगा, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ठीक होगा, बाय गलत है। Same is the case, plays do not interest me, I am not interested by plays is incorrect, I am not interested in plays जो है वो सही इसका जवाब होगा। सो ये रूल्स और कंसेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि चेंज द वॉइस, हमारे पास चेंज द वॉइस, शी इज मेकिंग टी। अब ये क्या है, हमने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आना है, टी इज बीइंग, और हमेशा जो हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस वाले होते हैं उसमें हमने क्या करना है, वर्ब से पहले बीइंग लगाना होता है। टी इज बीइंग मेड बाय हर, इसका सही जवाब है। चेंज द वॉइस, शी विल हैव संग अ सॉन्ग। सो ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, इसको पहले लेके आओ, अ सॉन्ग विल हैव, हमने परफेक्ट में बीन का इजाफा करना है, अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर, इसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, प्रपोजिशंस के हवाले से, शी विल बी अ डॉक्टर बाय नेक्स्ट ईयर। जैसे मैंने पहले बताया था कि बाई एक प्रपोजिशन भी इस्तेमाल होती है, बाई नेक्स्ट मंथ, बाई नेक्स्ट मार्च, बाई नेक्स्ट मंथ, और बाई नेक्स्ट ईयर, और बाई नेक्स्ट डेडिकेट। सो यहाँ बाई इस्तेमाल होगा। दे बस्ट इनटू द टीयर्स। अब इनटू इस्तेमाल करते हैं हमेशा बाहर से कोई चीज़ अंदर आती है जी, ठीक है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इनटू का इस्तेमाल करते हैं जी। उसके बाद द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर होता है, हमेशा क्राई के साथ फॉर इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रपोजिशन ऐसी होती हैं जो वर्ब के साथ फिक्स्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रपोजिशंस फिक्स्ड विद द वर्ब्स, प्रपोजिशंस फिक्स्ड विद द वर्ब्स, वर्ब के साथ कैसे, जैसे अबाइड के साथ बाय इस्तेमाल होगा, absent के साथ फ्रॉम इस्तेमाल होगा, absent फ्रॉम इस्तेमाल होगा, एक्ट अपॉन इस्तेमाल करते हैं। और कुछ प्रपोजिशन हैं जो कि एडजेक्टिव के साथ फिक्स्ड होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव के साथ। फॉर एग्जांपल सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, सेम इज द केस इंफीरियर टू रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इंफीरियर टू। सो ये प्रपोजिशंस के डिफरेंट रूल्स हैं जो फिक्स प्रपोजिशंस कहलाती हैं। कुछ फिक्स प्रपोजिशन वर्ब के साथ, कुछ एडजेक्टिव्स के साथ, इसी तरह से एडवर्ब के साथ भी इस्तेमाल होती हैं। सो क्राइंग फॉर इस्तेमाल होता है जी। शी हैज नॉट बीन वेटिंग, वेट के साथ फॉर इस्तेमाल करते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद है कि एड इंसल्ट टू इंजरी हमेशा होता है, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं कि जल्दी पे तेल का काम करना, मतलब उसको इस्तेमाल करते हैं कि एड इंसल्ट टू द इंजरी, किसी के ज़ख्मों पे दोबारा नमक छिड़क देना, एड इंसल्ट टू द इंजरी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज
हिज फादर पास्ड अवे इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ कि लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर मीन देखभाल करना। अब है क्या, यहाँ पे फार लगा है, यहाँ पे आफ्टर लगा है। सो जब वर्ब्स के साथ कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल करोगे तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं, उनका कंसेप्ट भी चेंज हो जाता है। जैसे लुक फॉर तलाश करना, आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट वॉच, और लुक आफ्टर ही वॉज लुकिंग आफ्टर हिज फादर। सो ये क्या है, हमारे पास फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल है। सेम इज द केस हिज हेल्थ इज ब्रोकन डाउन इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है द डिपार्टमेंटल स्टोरीज ओपन फ्रॉम 8 to 7. I cannot come to see you until tomorrow. I watched TV last night, but my sister did not. अब इंग्लिश में रूल है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। अगर सेंटेंस के एक हिस्से में पास्ट है, दूसरे हिस्से में भी पास्ट इस्तेमाल होगा। जैसे अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू एंड ब्रोक द विंडो पैन्स, तेज हवा चली और उसने खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। सो यहाँ पे भी क्या है, वॉच्ड है। और एक और यहाँ पे भी रूल आपको पता होना चाहिए कि जब भी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट के लास्ट आ जाए किसी फॉर्म में, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डिकेड, किसी फॉर्म में आ जाए, लास्ट आवर आ जाए, लास्ट आ जाए, उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। कुछ मेंटर्स बताते हैं कि भाई सेकंड फॉर्म हो सकता है कि फिक्रा वो सेंटेंस इंटरोगेटिव मोड में हो या वो नेगेटिव मोड में हो। तो हमेशा स्टूडेंट्स को कंसेप्ट बताओ कि भाई पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करोगे इन केस किसी सेंटेंस में लास्ट अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट किसी फॉर्म में आ जाए, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डिकेड की फॉर्म में आपने पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट है। रूल क्या है कि पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, सो डिड नॉट इस्तेमाल होगा। राइट, इसका जवाब है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल हमारे पास है ही सेड यस आई शिल कम एंड सी यू चेंज नरेशन। नरेशन का रूल है, ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ही सेड दैट कॉमा से हम इस्तेमाल करेंगे, विल और शैल को चेंज करते हैं, वुड में चेंज करते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, और वुड के साथ फर्स्ट वर्ब। अब यहाँ पर क्या है कि आई शेल, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, उसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक। यहाँ पे आई है तो क्या आ जाएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ही आ जाएगा। विल शेल का वुड में फर्स्ट वर्ब, एंड सी यू आया हुआ है, ये सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसके साथ जो रूल अप्लाई होता है कि आपने सपोज करना है कि सेड टू मी लगा हुआ है, या कुछ मेंटर्स ये भी बताते हैं कि आपने ऑटोमेटिकली इसको फर्स्ट पर्सन में लेके जाना है, जैसा मुनासिब समझे। आप सपोज करें जब भी इस्तेमाल हो सेड तो आपने सपोज करना है कि सेड टू मी लगा हुआ है, या ऑटोमेटिकली फर्स्ट पर्सन में लेके जाओ तो फिर भी बात ठीक है। सो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट नहीं था, सपोज किया मी है, तो यहाँ पे यू की ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, मी की ऑब्जेक्टिव कंडीशन मी इस्तेमाल होगी। सो दिस इज राइट। चेंज जनरेशन, शी सेड टू हिम व्हाई आर यू लेट। अब ये मेरे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस की दो टाइप्स होती हैं। कैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। यहाँ पे जो मेरे पास सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हुआ, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल ही सेड, शी सेड टू हिम आर यू लेट, अगर यहां से सेंटेंस शुरू होता तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है जी। जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, आस्क्ड करते हैं या इंक्वायर भी करते हैं, बट फ्रीक्वेंटली यूज्ड है आस्क करते हैं जी। सो शी आस्क्ड, आस्क पर टू नहीं आएगा, हिम आएगा। अब यहाँ पे अगर वो फिक्रा सवालिया लफ्ज से शुरू हुआ है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आसान करके समझा रहा हूं, तो फिर आपने कोई कामा खत्म करने के लिए लफ्ज नहीं लगाना, वही का वही आपने लफ्ज लगा देना है, वाई मैंने लगा देना है जी, ठीक है। अगर वो सवालिया लफ्ज से शुरू हो तो फिर मैंने इफ लगाना या वेदर लगाना है जी। तो वाई उसके बाद सबसे अहम बात है, आपने सेंटेंस को सिंपल करके चेंज करना है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अब सिंपल सेंटेंस क्या है, यू आर लेट, तो उसके मुताबिक मुझे चेंज करना पड़ेगा। यू सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के मुताबिक। हिम है तो उसका आएगा ही इज हमारे चेंज इनटू वाज वर्ब, सो ही वाज लेट, और ही वाज लेट के बाद भी फुल स्टॉप आएगा। कमीशन के इम्तिहानात में बासकत ये भी सवाल आए हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा क्योंकि फिक्रे को, सेंटेंस को सिंपल करके हमने चेंज करना होता है, इसीलिए क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा। नरेशन है, ही सेड आई एम फीलिंग टायर्ड, ही सेड दैट, आई चेंज होगा फर्स्ट पर्सन, ही के मुताबिक ही वाज फीलिंग टायर्ड।
सो मेरे पास सही जवाब है। अगला सवाल है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हमारे पास, दैट इज चेंज इन टू इंटरेक्ट। ही सेड टू मी डू यू लाइक राइस, अगेन ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे क्या है, डू आया हुआ है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से फिगर शुरू हुआ है तो मैंने क्या लगाना है, इफ लगाना है। कमास खत्म करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे इफ लगा दिया रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब यूएस सेकंड पर्सन चेंज करो ऑब्जेक्ट के मुताबिक, मी है तो उसका बनेगा आई। अब ये डू डस इस चीज को इंडिकेशन करता है कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट में है, और नरेशन का रूल ये होता है कि आपने उससे अगले पास्ट में लेके जाना होता है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट वो भी आपने सेंटेंस को सिंपल करके चेंज करना होगा, डू को डिड में चेंज नहीं करना। सो सिंपल क्या बनेगा, यू लाइक राइस, तो आई लाइक्ड राइस, ये मेरे पास ठीक होगा सेंटेंस। अगला सेंटेंस है चेंज सेंस, ही सेड आई एम बिजी, सो डेफिनेटली ही सेड कॉमा सब निकले दैट लगाओ, दैट ही वाज बिजी, नाउ को चेंज करते हैं देन में, फुल स्टॉप। दे सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमारे पास ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस में हम टेंस चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते, सवाल ये है। वो इसी वजह से कि यूनिवर्सल ट्रूथ पहले भी यही सच था, अब भी यही सच्चाई है, आइंदा भी ये सच जो है सच्चाई होगी। सन राइजेज इन द ईस्ट, अगर मैं ये करूं कि सन रोज इन द ईस्ट, सूर्य मशरिक से तलू हुआ, इसका मतलब पहले होता था, आइंदा नहीं होगा जी। यूनिवर्सल ट्रूथ में इसी वजह से हम टेंस चेंज नहीं करते। ये बताना चाहिए, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए भाई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो फिर हम टेंस चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा पहले भी, अब भी, आइंदा भी यही का यही रहेगा। अब सिंपल क्या करोगे, दैट लगाओगे। सो दे सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, याद रखिएगा ये रूल होता है यूनिवर्सल ट्रूथ का। सो दे सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा यहाँ पे जो है वो वर्ड्स जो है ना एनालॉजी, उसके हवाले से ये सवाल पूछे गए हैं। ह्यूज, इमेंस, स्मॉल, टाइनी छोटा होता है। कॉफी, बेवरेजेस और इसी तरह से बर्गर स्नैक्स के साथ होते हैं जी। चूज द एनालॉगस पेयर, हॉर्स, मेयर, ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, मस्कुलिन फेमिनिन का पेयर है तो अगला भी उसी के रेलेवेंट आएगा। सो फॉक्स का विक्सन है। मैडनेस ब्रेन के साथ ताल्लुक है। पैरालिसिस जो होता है, फालिज का झटका, वो नर्व्स के हवाले से होता है। जो हमारा सीएनएस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें पैरालिसिस उस वक्त होती है कि जो न्यूरॉन से नर्व्स हैं हमारे, उसमें कनेक्शन जो ब्रेक डाउन हो जाता है, सिनैप्सेस सही तरह से नहीं हो पाती। सो क्या होता है, पैरालिसिस का ताल्लुक किसके साथ होता है, नर्व्स या न्यूरॉन्स के साथ उनका ताल्लुक होता है, जो हमारा सीएनएस सिस्टम है। हिज फादर इज अ डेंटिस्ट, इज ही इज नॉट ही। अब यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स रूल, वो इस्तेमाल हुआ है क्वेश्चन टैग का रूल इस्तेमाल हुआ है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग रूल क्या है, याद रखिएगा, आसान करके आपको बता रहा हूं कि अगर आप पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब नेगेटिव में होगा। पॉजिटिव के लिए नेगेटिव आंसर, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव आंसर। कैसे, मैं एग्जांपल से क्लेरिफाई कराता हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। हिज फादर इज अ डेंटिस्ट, उसके वाले साहब डेंटिस्ट हैं, ये पॉजिटिव है ना, उससे पूछा जा रहा है जी। जब इसका जवाब आएगा किस में, नेगेटिव में, इज नॉट ही। अब मैं नेगेटिव में अगर सवाल पूछा जाए, ही इज नॉट लायर, ही इज नॉट अ लायर, वो एक वकील नहीं है। अब मैं जो यहां पे आंसर्स ला करूंगा, देखो ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए क्वेश्चन टैग जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। मैं लिखूंगा इज ही, ये सही बनेगा। सो रूल क्या कहता है क्वेश्चन टैग के लिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए जो आंसर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव आंसर आएगा। जैसा यहां पे था, हिज फादर इज अ डॉक्टर, पॉजिटिव है ना, इसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव का नेगेटिव में। इज नॉट ही, क्या वो नहीं है, और अगर नेगेटिव का हो तो उसका जवाब पॉजिटिव में आएगा। ही इज नॉट अ लायर, वो लायर नहीं है, तो उसका जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव में। इज ही, क्या वो है। सो क्वेश्चन टैग का रूल भी आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ द ब्लू मीन्स, इसका मतलब है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडन, कभी कभी। और वंस इन अ ब्लू मून मीन्स, वंस इन अ ब्लू मून्स, इसका मतलब होता है कभी कभार, इसका मतलब होता है
कभी कभार, या जिसको हम ऑफ एंड ऑन भी कह सकते हैं, समटाइम्स भी कह सकते हैं। द एडियम, द अल्फा एंड ओमेगा मीन्स द बिगिनिंग एंड एंडिंग, ये एडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। जैसे टू फेस द म्यूजिक मीन तनकीद का सामना करना पड़ना, और टू पुल अप द सॉक्स मीन इसका मतलब है तैयार होकर रहना, और बोन ऑफ कंटेंशन मीन गले की हड्डी जो कोई मसला प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर दे। सो एडियम्स कहलाते हैं, और ये एडियम्स मीन द ऑर्नामेंट्स ऑफ लैंग्वेज भी कहलाते हैं जी। व्हाट डज द एडियम हिट द सैक, इसका मतलब क्या है? टू गो टू द बेड और स्लीप है जी। टू पोक वंस नोज इनटू द मीन्स, इसका मतलब है कि किसी के मसले में टांग अड़ा देना। सो इसका मतलब क्या होता है? टू गेट इन्वॉल्व इन, खाम खा किसी के मसले में इन्वॉल्व होना जी। टू गिव अप द गोस्ट मीन, इसका मतलब क्या है? उम्मीदें ख़त्म हो गई। इसका मतलब क्या है? कि कोशिशों को तर्क कर देना। मतलब क्या है? टू स्टॉप ट्राइंग। सो गिव अप द गोस्ट मीन के ट्राई अब ख़त्म हो चुकी है। अगला सवाल हमारे पास है 40 विंक्स मीन, इसका मतलब होता है शॉर्ट नैप, ब्रीफ पीरियड ऑफ स्लीप, थोड़ा सा नींद कर लेना, जिसको कैलूला भी कह सकते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा ऊँग लेना, थोड़ा सा सो लेना, इसको इस्तेमाल करते हैं जी। द कैरेट्स आर कुक्ड मीन, इसका मतलब है सिचुएशन जो है वो होपलेस है। अमिट स्मोक फ्रॉम द 7 orifices मीन, इसका मतलब है एक्सट्रीमली एंग्री, आग बगोला होना जी। टू सेल्फ वुल्फ टिकट मीन, जिसका मतलब क्या है? टू टॉक टफ बट नॉट बैक इट अप, इसको बैक नहीं करना। एट वंस बैक एंड कॉल, इसका मतलब है किसी की हाँ में हाँ मिलाना, किसी को कोई बोले तो लब बैक करके तैयार होना, मतलब किसी की कॉल का फ़ौरन जवाब दे देना। सो टू बी ऑलवेज एट वंस सर्विस, किसी की खिदमत के लिए फ़ौरन तैयार रहना, 24/7 यानी कि तैयार रहना जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन दैट इज सिनोनिम ऑफ फ्रेगाइल का होता है वीक होता है। सिनोनिम ऑफ इम्पेटस, इसका मतलब होता है रैश, गुस्सा, उसका मतलब है कि सिनोनिम ऑफ लैसिट्रेट, इसका मतलब होता है टीयर फाड़ देना। सिनोनिम ऑफ स्लगिश का मतलब होता है स्लो, और एडवाइस मीन द गाइडेंस। अगला हमारे पास सवाल है दैट इज सिनोनिम ऑफ वो का मतलब होता है ट्रेंड, बेनिफिट का मतलब होता है ऐड, किसी को फैसिलिटेट जो करना। उसके बाद सिनोनिम ऑफ वोकेशन, इसका मतलब होता है प्रोफेशन होता है, और हैम्पर मीन एम्पैर्ड होता है, ग्रेव मीन्स द सीरियस कंडीशन। अगला हमारे पास क्वेश्चन है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स दैट इज एंटोनिम ऑफ फॉरबिड इज, फॉरबिड का मतलब क्या होता है? किसी को मना कर देना, रोक देना, अल्लाह उसका सही जवाब है। एंटोनिम ऑफ पैरासाइट इज, पैरासाइट मतलब वो होता है कि जो दूसरों से खुराक भी हासिल करे, इन रिटर्न उसको नुकसान भी पहुंचाए, तो वो क्या होता है? वो होस्ट होता है। उसके बाद एंटोनिम ऑफ एम्बेलिश दैट इज सिंप्लीफाई। एंटोनिम ऑफ ब्लूमिंग इज फेडिंग, मध्यम करना, ब्लूमिंग चमकदार करना। एंटोनिम ऑफ माइल्ड इज, माइल्ड का मतलब होता है हल्का, और सीवियर का मतलब होता है शदीद। अगला सवाल है हमारे पास दैट इज एंटोनिम ऑफ डिनाय इज, उसका मतलब होता है एक्नॉलेज करना। डिनाय का मतलब है इनकार कर देना, और एक्नॉलेज का मतलब होता है तस्लीम कर लेना। एंटोनिम ऑफ डिसोल्यूशन मीन डिसॉल्व करना, और फॉर्मेशन मीन बनाना। और उसके बाद है कि एंटोनिम ऑफ एपेक्स इज द टॉप एंड द बॉटम इज निचला पोर्शन। एंटोनिम ऑफ द वर्ड हैपहैज़र्ड, हैपहैज़र्ड का मतलब होता है बेहंगम अंदाज में, बेतरतीबी अंदाज में, और ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है मुनज़्ज़म अंदाज में। अप्रोचेबल का मतलब होता है इनएक्सेसिबल, जो कि पहुंच में ना हो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज एंटोनिम ऑफ फ्लैनाइज, इसका मतलब होता है विलीफाई करना जी। व्हाट डज सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है मुनाफा, और ट्रांसलेट फाइट शाई ऑफ, इसका मतलब होता है किसी से डरना, घबराना। करेक्ट ट्रांसलेशन नियर द चर्च, फार फ्रॉम द गॉड, इसका मतलब होता है कि चिराग तले अंधेरा।